नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के ही सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और जिसमें केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता की है। सम्मेलन में देश भर से कई राज्यों के वस्त्र मंत्री, अधिकारी और उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर ही वस्त्र क्षेत्र के विकास, पारंपरिक और हथकरघा और इसके साथ ही हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और निवेश के नए अवसरों और रोजगार सृजन जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि वस्त्र उद्योग आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। सम्मेलन के दौरान कई राज्यों के अनुभवों और सुझावों पर भी आदान प्रदान किया गया। होने वाला है। सच में मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं। जब मैं धन्यवाद दे रहा हूं तो दिल से ही देना चाहिए, सो ताली बजा करके मानिए हमारे कितने प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं सारे कामों को लेकर के, और अच्छा भी लग रहा है। धीरे धीरे करके भारत का वस्त्र उद्योग हमारे विकास में, विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम के आज अभी प्रातःकाल थोड़ी देर पहले जब हमने अपनी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और हर स्टॉल से कमोवेश एक से बढ़कर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने प्रोडक्शन का प्रदर्शन भी किया और हमारे अपने हुनर के बलबूते पर हजारों लाखों साल पुरानी भारतीय वस्त्र परंपरा के आधार पर वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए कितने प्रकार से यत्न प्रयत्न चल रहे हैं, उसका अवलोकन भी हो रहा है, उसका एहसास भी हो रहा है। कितना अच्छा लगता है बैठा हुआ एक कलाकार कच्चे बांस से वो अपने हाथों में, ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ने स्वयं उसको एक ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वो अपने इस कला से बनाते बनाते किस प्रकार के गौरवशाली अतीत से भी परिचय करा रहा है। और माननीय मार्गरेटा जी ने तो कहा कि इतनी सुंदर कलाकृति और इतनी सस्ती बेच रहा है, कैसा लग रहा है कि वाकई वो कला की कीमत नहीं है, वो वास्तव में उसके हुनर का सम्मान है। अलग अलग प्रकार से सारे लोगों को जुटाते हुए मैं तो अपने आप को धन्य मानूंगा। मैं जब स्वयं इस नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में जब आने की बात आई तो हमारे लिए राज्य की दृष्टि से मेरे अपने मिनिस्टर ने कहा कि सर मैं जाने वाला हूं, पर हमने कहा अभी हमारा दूसरा SIR का भी काम चल रहा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप तो यहीं रहो, मैं जाता हूं, क्योंकि इस काम की महत्ता ऐसी है। हमारी सरकार के गठन के बाद रोजगार परक कामों को लेकर के हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी में अगर किसी क्षेत्र को रखा है तो मुझे खुशी है कि हमारे इस इंडस्ट्री को हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखा है, जिसके आधार पर कई सारे प्रकार से हम काम कर रहे हैं। अभी माननीय मैडम समीन से लगाकर सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 7 PM मित्र पार्क की बात कही थी, सच में हमने अपने सभी प्रकार के कामों में सबकी प्राधान्यता रखी है, लेकिन इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। इसी आधार पर जब इस साल का जन्मदिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनाने का निर्णय लिया है, तो हमने कहा उनका जन्मदिन 75वां जन्मोत्सव कहाँ मनना चाहिए, कैसे मनना चाहिए, तो हमने कहा उनका संकल्प था कि 7 PM मित्र पार्क बनना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा मध्य प्रदेश को अगर मिला है तो हमने उसका भूमि पूजन कराते हुए उनका न केवल जन्म दिवस मनवाया, बल्कि इस संकल्प के साथ कि ये हमारा एक PM मित्र पार्क केवल अधोसंरचना का बड़ा केंद्र नहीं बनेगा, साथ ही साथ समान रूप से कमोबेश उसके सारे भूखंडों का निवर्तन करते हुए एक साथ इधर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उधर इंडस्ट्रियां तैयार होगी, दोनों का एक साथ लोकार्पण करेंगे तो सच्चे अर्थों में ये हमारी अपने उस संकल्प की पूर्ति भी करेगा, जिसके भरोसे से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को सशक्त बनाते हुए लगातार एक के बाद एक नए अचीवमेंट करते हुए भारत को तीसरी शक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। जब हम अपने इस दौर से देखते हैं तो संस्कृति, संस्कार और संसाधनों से मध्य प्रदेश को विरासत मिले टेक्सटाइल और गारमेंट्स में हम कई सदियों से आगे रहे, लेकिन आज का दौर तो और अद्भुत है। हमने बहुत सारे प्रकार से अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने का प्रयास किया है। लगातार कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा है जब हम अपने राज्य के अंदर छोटे छोटे संभाग और जिलों तक भी हमारी इसी प्रकार की बात को प्रेरित कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि राज्य के अंदर
अब लगातार एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। इसीलिए चाहे उज्जैन हो या ग्वालियर, भोपाल हो या इंदौर, जबलपुर हो या हमारा रीवा का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में समान रूप से, और इसी कारण से हमारी तो वैसे परंपरा हमारी अहिल्या माता के समय से है, जब माहेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, सब प्रकार के सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहले से काम होता था, लेकिन बीच के काम में थोड़ा गैप हुआ है। लेकिन आज दोबारा हम अपनी तरफ से जब आगे बढ़ रहे हैं, तो नर्मदापुरम का हमारा हाई क्वालिटी रेशम, यहाँ 4 प्रकार के रेशम जैसे टसर, मलबरी रेशम, इरी, मूंगा, सभी क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी आधार पर जब आगे बढ़कर देखते हैं तो आज मध्य प्रदेश में 60 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स, 4000 से अधिक लूम, 25 लाख से अधिक स्पिंडल्स और अलग 10,000 से ज़्यादा महिलाओं को हैंडलूम के माध्यम से हमने जोड़ा है। इसी प्रकार से विशेष रेडीमेड गारमेंट्स पॉलिसी, मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन, मैन मेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खरगोन, बुदनी, लगातार हमारे कई आदिवासी अंचल में भी हमने इसका जोर दिया है। और पिछले 1.5 दशक के माध्यम से टेक्सटाइल की संपूर्ण वैल्यू चेन में हमने 25,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश कराते हुए कई प्रकार से लगभग लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज तो सच में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, केवल सुनना चाहता हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के इस खासकर हमारे अपने लिए माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेकर के हमारा ये पूरा वर्ष 2026 एक नई उड़ान के लिए तैयार रहेगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारा ये इस अवसर पर केवल 2 जरूर आश्वासन भी देना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि एक अपना जब अभी जुलाई के दरमियान आपका यहाँ मेला लगने वाला है टेक्सटाइल इंटरनेशनल लेवल का, तो मध्य प्रदेश उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार रहेगा, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा। और इसी के साथ साथ आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर भी एक छोटा हमारा इसी प्रकार का हमारे राज्य की दृष्टि से भी आपका एक अब मैं मान के चलता हूँ कि अगला वस्त्र मंत्रियों का ये जो सम्मेलन आप कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको आमंत्रित करता हूँ। मध्य प्रदेश में आप अगली बार आए, बाबा महाकाल के दर्शन करें। महाकाल के अंदर आपने उज्जैन में पुराना हमारा बहुत अच्छा वस्त्र विन्यास का ये पुराना ट्रेंड रहा है, तो मैं एक बार फिर बाबा महाकाल के धरती के लिए आपको आमंत्रण देते मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद बहुत। विकसित भारत ग्राम योजना विधेयक को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बड़ा बयान दिया है। रीवा में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये योजना समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े मजदूरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उप मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों और श्रमिकों की आय में वृद्धि होगी और गांव का भी समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ सीधे ही जरूरतमंदों तक पहुंचे, ताकि विकसित भारत के संकल्प को जमीनी स्तर पर साकार किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होगा, इससे पलायन रुकेगा, परिवार एकजुट रहेंगे, गांवों में भी मजदूर उपलब्ध होने से खेती में श्रमिक संकट समाप्त होगा, किसान और अधिक आत्मनिर्भर बनेंगे। बीबीजी रामजी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास विकसित भारत के संकल्प को गांव गांव तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनेगी। यह योजना समाज के अंतिम पायदान पर खड़े मजदूरों और किसानों को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। महात्मा गांधी जी कहते थे, भारत गांवों में बसता है। जैविक खाद, क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत, जल जीवन मिशन के कार्यों में सुधार, रखरखाव जैसे कार्य शामिल नहीं थे। इतनी बड़ी राशि ग्रामीण में खर्च करने के बाद भी यदि हम इस प्रकार के काम नहीं ले सकते, तो उस योजना की राशि का अपव्यय ज़्यादा हो रहा था, उसमें करप्शन हो रहा था और मजदूर कभी कभी काम करते थे शहर में और गांव में। इस प्रकार का करप्शन के रास्ते खुले थे। इसको बंद करने के लिए अब पूरी तरह से जो पैसा खर्च हो रहा है, तो गांव में कुछ न कुछ बन के तैयार हो जो आने वाली पीढ़ी के काम आए।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना जिले में रेल संपर्क को मजबूती देते हुए मायना स्टेशन पर ग्वालियर भोपाल एक्सप्रेस और इसके साथ ही पगारा स्टेशन पर जोधपुर भोपाल ट्रेन के ठहराव का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी और इसके साथ ही बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे हैं। आपको बताते चले कि इन ट्रेनों के ठहराव से ही क्षेत्र के लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी और गुना सहित ही आसपास के इलाकों में बताया जा रहा है कि इलाकों की भोपाल, ग्वालियर जैसे अन्य प्रमुख शहरों में सीधी कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। आपको जानकारी देते चले कि केंद्रीय मंत्री ने यह भी जानकारी दी है, बेहतर रेल सुविधाएं क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देगी और स्थानीय नागरिकों ने आपको बता दें कि सौगात के लिए केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय का भी आभार व्यक्त किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पहल से व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो गुना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर यह भी जानकारी सामने आई है कि गुना को अब रेल सौगात मिलने जा रही है। 2 ट्रेनों का ठहराव भी शुरू कर दिया गया है। सिंधिया ने भी शुभारंभ किया है। ग्वालियर में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, जिससे कि जनजीवन प्रभावित हो रहा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते सुबह और रात के समय में ठंड का असर बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है और सड़कों और चौराहों और इसके साथ ही रिहायशी इलाकों में लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का भी सहारा लेते नजर आ रहे हैं। अलाव जलाकर गर्माहट तलाशने की लगातार लोग कोशिश करते नजर आ रहे हैं। शीतलहर के कारण ही सुबह के समय आवाजाही कम देखी गई है। वहीं बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की भी लगातार सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार ही अगले कुछ दिनों तक ठंड का ये सिलसिला लगातार जारी रहने का भी संभावना जता दी गई है। प्रशासन ने जरूरतमंदों के लिए अलाव और अन्य राहत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो ठंड का प्रकोप लगातार जारी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जरूरत पड़ने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और इसके साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को भी लगातार सतर्क रहने की, ठंड से बचाव करने की सलाह दी जा रही है। तो ग्वालियर की बात करें तो शीतलहर का प्रकोप यहाँ पर लगातार जारी है, जिससे कि जनजीवन प्रभावित हो रहा है। न्यूनतम तापमान में ही गिरावट के चलते सुबह और रात के समय में ठंड का असर बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। सड़कों और चौराहों और रिहायशी इलाकों में लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाकर गर्माहट तलाशते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शीतलहर के कारण सुबह के समय में आवाजाही कम देखी गई है और वहीं बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की लगातार सलाह भी दी जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट करता नजर आ रहा है। कुछ दिनों तक ठंड का ये सिलसिला जारी रहेगा, ऐसा भी मौसम विभाग का कहना है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने जरूरतमंदों के लिए अलाव और अन्य व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि ठंड का प्रकोप जो है वो सड़कों पर रहने वाले लोगों पर ज़्यादा ना पड़े और अलाव का वो सहारा ले पाए। इसके साथ ही ग्वालियर में जो ये शीतलहर का कहर है वो साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, किस तरीके से घने कोहरे की एक चादर है वो पूरे शहर में छाई हुई है। और इसके साथ ही वाहनों की बात करें तो वाहनों की गति भी धीमी नजर आ रही है। तो ठिठुरन वाली ठंड के कारण लोग परेशान नजर आए, अलाव का सहारा लेते नजर आए। आपको बता दें, धूप न निकलने के कारण ही लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और इसके साथ ही घने कोहरे का जो चादर है वो देखने को मिल रहा है और वाहन भी धीमी गति से चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महाकालेश्वर मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त के दौरान तड़के भस्म आरती संपन्न की गई है। इस दौरान ही भगवान महाकाल का विधि विधान से पंचामृत अभिषेक किया गया है। आपको बता दें कि ये भी जानकारी सामने आई, मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो उठा। भस्म आरती के अवसर पर महानिर्वाणी अखाड़ा द्वारा ही भगवान महाकाल को पवित्र भस्म अर्पित की गई है और आरती में ही देश विदेश से श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। बाबा महाकाल के दर्शन कर पुण्य भी लाभ भी अर्जित किया है।
महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती की गई है। उज्जैन से आपको खबर बता रहे हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी आस्था के साथ ही यहां पर पहुंचे हुए थे और अपनी मनोकामना रखी है। भस्म आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ही तड़के भस्म आरती संपन्न की गई। इस दौरान ही भगवान महाकाल का विधि विधान से पंचामृत अभिषेक किया गया और अभिषेक के पश्चात ही भगवान का विशेष श्रृंगार भी किया गया है, जिससे मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर नजर आया। और भस्म आरती के अवसर पर ही महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा भगवान महाकाल को पवित्र भस्म अर्पित भी की गई है। आरती में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया और बाबा महाकाल के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। भोर के समय गूंजते मंत्रोच्चार और घंटा घड़ियाल की ध्वनि से पूरा मंदिर परिसर ही भक्तिमय दिखाई दिया है। तो उज्जैन में महाकाल की आरती की गई है और इसके साथ ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। ब्रह्म मुहूर्त में ही ये भस्म आरती की गई है। महानिर्वाणी अखाड़े ने ये भस्म आरती जो है वो देखने को मिली है और मंदिर परिसर भक्तिमय देखने को मिला है और भक्तिमय वातावरण यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं असम में मुख्यमंत्री के साथ गिरिराज सिंह पहुंचे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री तो ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मेरी इच्छा भी थी कि पीएम मित्रा पार्क में जिस तेजी से वो वहां काम कर रहे हैं, तो उनकी उपस्थिति ने आज के 2 दिनों के सेशन में 4 चांद लगाया। इसके लिए मैं मोहन यादव जी को कोटि से धन्यवाद देता हूं। हमारे छोटे भाई और इसी धरती के लाल भाई पवित्रा मार्गेट्रा जी पहचान के मोहताज नहीं हैं और यहाँ के होस्ट मिनिस्टर यूजी बढ़मा, अब जब बढ़मा ही हो तो फिर दूसरे भगवान की जरूरत कहाँ। मैं इनको भी और हमारे विभाग की एग्रेसिव सेक्रेटरी जो मोहन यादव जी सेक्रेटरी ने कहा कि सर हम इनके लोन, आपने लोन लिया है। मुझे बात भी सही है, जिस कैडर की होती है कैडर प्राथमिकता होता है, तो मध्य प्रदेश कैडर की हैं नीलम शमी राव जी, रोहित कंसल जी जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, राजेंद्र जी जो इकोनॉमी एडवाइजर हैं, हमारे सभी राज्यों के मंत्री मानवर गणेश जोशी जी उत्तराखंड, विकास वर्मा जी त्रिपुरा, बहन शाल होंतोनो जी नागालैंड, प्रदीप बाल सामंता जी उड़ीसा, नायतो हुकुम जी अरुणाचल, संजय सावरकरे जी हमारे मित्र महाराष्ट्र, बलवंत सिंह गुजरात, गजेंद्र
यादव जी, जिनके कंधे पर बहुत बड़ा भार दिया गया है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के हमारे मित्र राकेश सचान जी और हमारी टीम की दोनों डीसी, निफ्ट की डीजी और हमारे पूरे डिपार्टमेंट में फाइबर को देखने वाली पद्मिनी सिंगला जी, अमृत मैम जी और बीना मैम जी जो दोनों डीसी हैं, हमारे सहयोगी जोगेंद्र जी और सभी राज्यों से आए हुए अधिकारीगण, सचिवगण और खास करके आसाम। आपने चाहे हमारी सेक्रेटरी के वक्तव्य को सुना, चाहे एडिशनल सेक्रेटरी द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया और हमारे एमओएस के द्वारा स्पीच में कि हम यहां क्यों आए हैं। एक तो मैं गुवाहाटी को देवभूमि है, माता कामाख्या ये देवभूमि है, सबसे कहूंगा दर्शन करके जाएं। असम सरकार और पवित्रा जी ने सबके दर्शन की व्यवस्था रखा है, लेकिन आज एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा रोजगार अगर देने वाला कोई सेक्टर है वो टेक्सटाइल है। और नॉर्थ ईस्ट स्पेशली मैं इस धरती पर कार्यक्रम कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी, और ये अष्टलक्ष्मी की ताकत है टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में ताकत है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, और जिसकी शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नए सोच के साथ हम गुवाहाटी से शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इनके विकास कब को होना था। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।